रिया के ऑफिस ज्वाइन करते ही तहलका मच गया। पुरुष तो पुरुष, स्त्री वर्ग की आंखें भी उसकी दूधिया चांदनी से चौधिया गई थी। उसके ऑफिस पहुंचने से पहले उसका विधवा होने का अभिशाप, साथ ही अकेले मकान लेकर रहने की चर्चा ऑफिस पहुंच चुका था। शिफॉन साड़ी और हल्के से मेकअप में भी रिया 14वीं का चांद लगती थी। उस पर रिया का सबके साथ मिलनसार प्रसन्नचित व्यवहार सोने पर सुहागा था, लेकिन उसकी भी उसने एक सीमा रेखा तय कर रखी थी। इससे ऑफिस के पुरुष समुदाय के कुछ पुरुष और स्त्री समुदाय की कुछ स्त्री ने रिया को दम्भी घोषित कर रखा था। भले ही काम पड़ने पर सहायता के लिए बोलने में किसी को कोई हिचक नहीं होता था। कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का उसका हल्का सा किया गया मेकअप और रंगीन वस्त्र फुसफुसाहट का सबब बना हुआ था। अब किसे रिझाने के लिए इतना ताम झाम करती है। कुछ जागरूक लोग फुसफुसाहट की आड़ में रिया को सुनाने से भी बाज नहीं आते थे। इन सब से अलग वहाँ सिर्फ रोहित और रागिनी ही थे, जिन्हें रिया के किए ताम झाम से कोई दिक्कत नहीं होती थी। रोहित और रागिनी एक साथ काम करते करते प्यार के बंधन विवाह में बंध चुके थे और दोनों को ऑफिस के लोगों का रिया के साथ ऐसा व्यवहार करना रास नहीं आता था। समय चाहे जैसा हो, अपनी धुन में बढ़ता ही जाता है। देखते देखते लोगों की बेवजह की बातों के साथ 6 महीने गुजर गया। भाई जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए लिपस्टिक लगाना। दुनिया चरित्रहीन ही समझती है ऐसी औरतों को। लंच करते हुए मिसेज शुक्ला ने बातों ही बातों में एक दिन रिया को इंगित करते हुए कहा। रोहित और रागिनी के अलावा वहां उपस्थित सारे सदस्यों ने मिसेज शुक्ला की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। ये क्या कह रही हैं मिसेज शुक्ला? क्या अपनी इच्छा कोई मायने नहीं रखती? हम सब जानते हैं कि किसी का जाना दुखदायी होता है, लेकिन क्या कोई जीवन जीने के लिए खुश भी नहीं रह सकता? जीवन जीने के लिए अवसाद से निकल आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या दुख मिलने पर फिर से सुखी होने की कोशिश करना कोई अपराध है? रागिनी उत्तेजित हो गई थी। अरे जीवन का कोई आधार ही नहीं रहा तो कैसे खुश रह सकता है कोई? जाने वाला का अपमान हुआ ये। मिस्टर सक्सेना ने हुंकार भरा। जो जिंदा है उसका अपने जीवन के लिए क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप जैसे लोग ही समाज को गर्त में धकेल देते हैं। और मिस्टर सक्सेना आप ये कह रहे हैं, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए होंगे ना मिसेज सक्सेना के स्वर्गवासी हुए, लेकिन आप तो बालों को कलर कराए हंसते खिलखिलाते तरह तरह के मजाक करते देखे जा सकते हैं। एक तरह से डैक की पूरी परिभाषा ही आपने बदल ली है। तब अपमान नहीं होता है आपकी पत्नी का? रिया के तो 3 साल हो गए, तब तक समाज को खुश करने के लिए रोती ही रहेगी। उस आधार के नहीं रहने पर रोटी का उपाय भी खुद करना पड़ता है। आप या आपका समाज उपाय नहीं कर देता है मिस्टर सक्सेना और मिसेज शुक्ला। आपने कभी मिस्टर सक्सेना को तो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं पकड़ाया। औरत होकर औरत का कष्ट समझ नहीं सकी। कहती कहती रागिनी हौफने लगी थी। उसे ये भी होश नहीं था कि कब वहां से उठकर रिया वॉशरूम की ओर जा चुकी थी। इन बातों के बीच जब रोहित ने रागिनी को शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, तब रागिनी का ध्यान रिया पर गया। रिया कहाँ है रोहित? हड़बड़ाई सी रागिनी ने पूछा। वॉशरूम की तरफ गई है, रोहित ने कहा। रागिनी रिया के पास जाती है तो रिया को वॉश बेसिन के पास निःशब्द खड़ी आंसुओं से तर देखती है। मेरी क्या गलती है रागिनी इसमें? रागिनी को देख उसके गले लग रिया फफक पड़ी। आज रिया की मनोस्थिति देखते हुए रागिनी और रोहित उसे अपने घर ही ले आते हैं। रागिनी और रोहित रिया को सामान्य करने की हर संभव कोशिश करते हैं। रागिनी रिया के पसंद का ही डिनर बनाती है। रागिनी का मन रखने के लिए रिया थोड़ा बहुत खाकर दोनों से माफी मांग कमरे में आ जाती है। अचानक कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। चलो अच्छा है, गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी, कहती हुई रागिनी रिया के पास आती है। साहिल को बारिश बहुत पसंद थी। रागिनी ऐसी बारिश और साहिल चाय पकौड़े ना बनाए, ऐसा कभी नहीं होता था, या गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना हम दोनों का पसंदीदा शगल था। रिया रागिनी से अपना अतीत बांट रही होती है। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा बस कहाँ चलता है रिया? रागिनी बेबस नजर से रिया को देखकर कहती है। यूं ही इधर उधर की बातों में रात गहराने लगी थी और दिन भर की थकी रागिनी सो चुकी थी।
रिया की आंखों में एक सन्नाटे ने कुछ इस कदर जगह बना लिया कि नींद के लिए वहां कोई जगह नहीं बची थी। धीमे से उठकर रिया छत पर जाकर बारिश देखने लगती है। धीरे धीरे बारिश की बूंदें उसे भिगोने लगती है। रागिनी, जिसका ध्यान रिया पर ही लगा हुआ था, उसकी नींद उचट जाती है। बगल में रागिनी को ना देख कमरे से बाहर आती है तो सीढ़ियों में जलती लाइट देख उधर ही बढ़ गई। रिया को बारिश के पानी के बीच खड़ी देख रागिनी छाता ले आती है और रिया के साथ उस छाता के अंदर खड़ी हो जाती है। तबीयत खराब हो जाएगी रिया, ऐसे रागिनी चिंतित होकर रिया से कहती है। देखो इन बारिश की बूंदों को रागिनी, जब आसमान से आ रही होती है तो कितनी दिलकश लगती हैं और धरती से मिलते ही बिखर जाती हैं। मेरी जिंदगी भी इसी तरह बिखर गई रागिनी, रिया आंखों से बहते नीर के साथ रूधी आवाज में कहती है। अपने आप को संभालो रिया, रागिनी रिया को सांत्वना देती हुई कहती है। मैं सोच रही हूँ ये नौकरी छोड़ दूं रागिनी, मेरे कारण लोगों की तकलीफें बढ़ जाती हैं। रिया कहती है, नहीं रिया, जहाँ भी जाओगी इसी समाज से दो चार होना पड़ेगा। इनके पूर्वाग्रह को अपना दुराग्रह मत बनने दो रिया, कभी ना कभी किसी को तो समाज का पूर्वाग्रह तोड़ना होगा। तो जब तुमने कदम बढ़ा ही दिया है तो कदम पीछे मत लो। क्या पता तुम्हें देख और औरतों में भी अपने जीवन को जीने की ललक जन्म ले और समाज के पूर्वाग्रह को अपनी नियति मान आंसू बहाने के बजाय जीवन में आगे बढ़े, अपने लिए सुख तलाशें। इसीलिए मेरी लाडो, नौकरी छोड़ने का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना। मैं और रोहित तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हैं। रागिनी रिया का सिर सहलाते हुए कहती है। चलो नीचे, अब बारिश रुकने वाली नहीं है अभी। रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है। तुम चलो रागिनी, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। रिया कहती, ठीक है तो ये लो छाता, छाता के साथ ही रहोगी और जल्दी आना समझी। रागिनी कहकर छाता रिया को पकड़ाती है। उठो रिया, चाय पियो। कल कब आई तुम, मुझे पता भी नहीं चला। रागिनी चाय की ट्रे लिए रिया को जगाती है। रिया मुस्कुरा देती है। तुम चाय पियो, तब तक मैं नाश्ता और लंच बना लेती हूँ और ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ। रोहित को आज मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था तो वो निकल गया। और सुनो रिया, तुम्हारे लिए लंच बनाकर रख दूंगी, बस गर्म कर लेना। शाम में ज्यों का त्यों रखा हुआ नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो। रिया के कान पकड़ती हुई रागिनी मधुर मुस्कान के साथ कहती है। अरे हाँ मेरी दादी माँ, जैसा आप कहे। रागिनी के बोलने के अंदाज को देख रिया हंसती हुई कहती है। हंसती हुई तुम कितनी प्यारी लगती हो रिया, दादी माँ की तरह उसकी बलया लेती रागिनी कहती है। किस जन्म का साथ है रागिनी तुमसे, जहाँ अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया, वही तुम इतने कम दिन में भी मेरे लिए कितना सोचती हो। रिया भावुक होकर रागिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है। हम यहाँ से प्यार करते हैं तुम्हें जाने मन। रागिनी इतराती हुई अपने दिल पर हाथ रखती हुई कहती है। तुम चाय पियो, मैं तैयार होती हूँ। रागिनी कहती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद रिया कमरे से बाहर आती है तो रागिनी अपना लंच पैक कर रही होती है। रागिनी, मेरा लंच भी पैक कर लेना, रिया कहती है। रिया, तुम मतलब ऑफिस कैसे? रागिनी भावना के अतिरेक में कुछ बोल नहीं पा रही थी। बारिश की बूंदों के साथ मैंने समाज के पूर्वाग्रह बहा दिए हैं रागिनी। कल रात बारिश की बूंदों ने मुझसे कहा कि वो धरा पर आकर बिखरती नहीं है। जब आसमान उन्हें बेघर कर देता है तो यही धरा उन्हें पनाह देती है। वो धरा के प्यार को समझ उसके अंक में समा जाती है। बिखरने के दुख को भूल धरा के अंक में सुख खोज लेती हैं। मुझे उन बहती बूंदों ने एहसास करा दिया कि सुख दुख तो आनी जानी है। अब बताओ मैं उन लोगों के लिए क्यों बिखर जाऊं, जो मुझे दुखी देखकर खुश होते हैं, जो मुझे जीने नहीं देना चाहते हैं। तो जो मुझसे यहाँ से प्यार करते हैं, उनके लिए क्यों ना मैं खुश रहूं, उनके अंक में बारिश की बूंदों की तरह क्यों ना समा कर सुख बटोर लूं। कहती हुई रिया रागिनी के गले लग गई।